आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन लगता है लोगों को, लेकिन केमिस्ट्री क्या है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। जब उस पर हम अध्ययन करना चालू कर देते हैं, पढ़ते हैं, तो आसानी से आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है कि किस कंपाउंड्स, कोई भी यौगिक लिखा जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कोई नाम कैसे होता है, कैसे बनता है, उसका सूत्र क्या होता है, हमको याद करवाया जाता है कि देखो ये सूत्र NaCl का, NaCl हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड है, ये सूत्र है, ये MgCl2 है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो ऐसे याद करना होता है कि इसका सूत्र ये होता है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर हम सूत्र निकालना चाहें, यानी उसका फार्मूला जो होता है, जो उसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है, वो कैसे हम बनाते हैं, इसका पूरा लेक्चर करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर, जो भी होगा, जितने भी कंपाउंड्स बनने वाले हैं, यौगिक बनने वाले हैं। ये कंपाउंड्स यानी यौगिक क्या होते हैं और ये क्या होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता है क्या, रसायन विज्ञान। अब विज्ञान का मतलब ही क्या है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना ही तो क्या है, साइंस है, विज्ञान है। और उसके अंतर्गत एक पार्ट आता है जिसको हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान कहते हैं। हाँ, अब रसायन विज्ञान अगर जिसको आएगा कहने का मतलब कुछ कंपाउंड्स के नाम पता रहेगा। अब कोई बोलता है कि इस कंपाउंड का इससे रिएक्शन कराना है, अब वो कंपाउंड का नाम नहीं पता चल रहा है और उसका कंपाउंड जो सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, अगर वो आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसको क्लियर कर देते हैं कि एक्चुअली में जो नॉमेनक्लेचर होता है किसी भी कंपाउंड का, या फिर उसका जो फार्मूला होता है वो कैसे बनता है और कैसे होता है। ठीक है ना, किसी का भी हो उसको हम बनाना सीखेंगे, मतलब क्लास वाइज। तो अब केमिस्ट्री क्या होगा, बोल दिया जाता है विज्ञान को सका जिसमें हम पदार्थों के परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कुछ भी पदार्थ में, कोई भी आपके पास पदार्थ हो जिसमें पदार्थ का डेफिनेशन हर जगह तो ही है, आपके पास भी होगा। मेरे हिसाब से क्या है कि कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेर रहा हो, ठीक है ना, वो सब क्या है, इसका आयतन हो कुछ, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। कोई भी चीज आप देख लो, सब क्या है, पदार्थ ही है। ठीक, और वो किससे मिलकर बना है और कैसे बना है वो बाद में देखेंगे। हम देखने क्या जा रहे हैं, कंपाउंड नेमिंग। ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है कि पदार्थ जो होता है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक भाग आता है एलिमेंट का, तत्व का। आप इसको जानते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 118 होते हैं, 118, वो सब क्या है, तत्व है। ठीक है ना। यानी कि वो उसको आप और भी ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, और भी ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं एलिमेंट को। तो हम उसी एलिमेंट्स, तत्वों को, यानी कि लेकर दो या दो से अधिक तत्व लेकर हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, हम बनाना सीखते हैं। ठीक है ना। तो तत्व क्या होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। तो धातु मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। तो धातु में क्या होती है कि इसके बारे में अगर जैसे केमिकली अगर देखे जाए तो जो प्लस चार्ज रखती हूँ उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो माइनस चार्ज रखते हूँ वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और जो इन दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु और अधातु का, यानी कि सामान्य अवस्था में तो वो अधातु होते हैं, लेकिन हीट देने पर या फिर कुछ और भी प्रक्रिया करने पर वो क्या हो, धातु के जैसे व्यवहार करने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो हम आज सीखेंगे जो कंपाउंड नेमिंग है, ठीक है ना, यानी कि यौगिक का नामकरण है वो किसके थ्रू, धातु और अधातु। ठीक है ना। तो धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। आप कोई भी यौगिक कोई भी बनाएंगे तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होता है उसका आयड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। और इसका हम क्या करते हैं, आइड फॉर्म लिखते हैं। तो आइड फॉर्म क्या होता है, जैसे फ्लोरीन है तो उसके लास्ट में क्या लगा दिया, कुछ शब्द निकाल के आइड, यानी कि फ्लोराइड हो गया। क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड और फॉस्फाइड है। और जो हमारे पास ये है, आप इसका नाम जानते हैं, जैसे मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, बेरियम है, एल्युमिनियम है और सिल्वर है। ठीक है ना। इसका आप नाम लिख सकते हैं, मतलब ये सब क्या है,
अब हिंदी में क्या लिखेंगे उसको, हिंदी में भी वही होता है, ठीक है ना। आप फ्लोराइड को हिंदी में लिख दो फ्लोराइड, क्लोराइड, ये इंग्लिश में ही बने हैं सब, ठीक है ना। जैसे आयरन है तो लोहा कहीं पर आप नहीं लिखते हैं, आयरन ही लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर में आयरन ही पढ़ते हैं, या तो उसको फेरम या फेरिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो धातु और अधातु मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नोमेनक्लेचर और कैसे ये बनते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस प्लस 2 प्लस ये 3 प्लस लिखा गया है, ये कहाँ से आता है, तो ये इसके जो इसका स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना जो होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से आते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु को यदि आप किसी भी तत्व के परमाणु को यदि आप हीट देते हैं या फिर कोई एनर्जी देते हैं तो अपने अंतिम कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, ठीक है ना, उसी ऊपर उतना चार्ज आता है। तो यानी कि सोडियम पर प्लस लिखने का मतलब क्या है कि सोडियम अपने अंतिम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक। और इसमें माइनस लिखने का मतलब क्या है कि ये अपने अंतिम कक्षा में 1 ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं जो अक्रिय गैस होती है 18वें वर्ग में है, जिसको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, उनका जो संरचना होती है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसको बोला जाता है स्थायी, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करता है, वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। इसीलिए उसी की संरचना प्राप्त करने के लिए और भी तत्व जो होते हैं एक्टिव होते हैं। जब ये किसी से क्या करते हैं कि प्लस, अगर मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके पास 11 होता है, और इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं 11 के प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। अब यही 11 प्रोटॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक तीसरी कक्षा बनती है जिसमें क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। 8 2 10 1 11, यानी कि किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या करते हैं उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 11 क्या है प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन पर जो चार्ज होता है वो इस पर निगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है, और इस पर जस्ट प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किस पर प्रोटॉन क्या रखता है धन आवेश रखता है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज रखता है। जस्ट विपरीत होता है, और ये दोनों क्या होते हैं बंधे होते हैं, ठीक है ना। अब जब कोई तत्व जो होता है अगर उसके अंतिम कक्षा में 8 है, यानी उसकी कक्षा पूरी हो अंतिम, तो उसमें वो क्या होता है स्टेबल होता है, जैसे अक्रिय गैसें होती हैं। तो इसी प्रकार से इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाता है ये स्थिर हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं निकालता है, इसको एनर्जी देना पड़ता है, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है ये तभी निकालेगा जब इसके साथ कोई लेने वाला हो। जैसे मेरे पास मान जाए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, ठीक। तो 17 परमाणु क्रमांक होता है, इसके समस्थानिक भी मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा, इसका प्रोटॉन होता है, और 17 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अभी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी अंतिम कक्षा में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब कमी होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है संभव नहीं है। इसलिए अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है कि इसकी अंतिम कक्षा पूरी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये ऋण आयन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन को नाभिक से यानी न्यूक्लियस से आप क्या कर सकते हैं कि अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव आयन केमिस्ट्री में आयन पढ़ते हैं और फिजिक्स से पढ़ते हैं, उसको चार्ज आवेश कहा जाता है। तो जब इस 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 2 10 7 17 1 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है 17 ही है। तो
तो इसमें क्या होगा, कौन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो उस पर कैसा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, माइनस होता है, इसलिए इस पर क्या जाता है, माइनस आ जाता है। जैसे ऑक्सीजन पर है तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसका 8 हो जाएगा, इसलिए उस पर 2 माइनस होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई तत्व अपने अंतिम कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हैं, जैसे सोडियम है, ये इसको निकाल दिया तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी, एक ज्यादा यानी एक प्लस ज्यादा है। यानी कि प्लस लिखने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे भी देखते हैं कि वे तत्व जो धातुओं में से मतलब जो प्लस चार्ज रखते हैं, तो प्लस चार्ज का मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं अपने अन्य कक्षाओं से, उसको हम धातु कहते हैं। और अधातु को जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतने ही उस पर प्लस चार्ज आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेंगे यानी गेन करेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, उसमें माइनस आ जाएंगे। यानी 3 माइनस होने का मतलब क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है, ठीक है ना, लेके अपना कंपाउंड बनाया होगा। तो ये मतलब ये देना चाह रहा है और वो लेना चाह रहा है, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। ये इसके पास ज्यादा है तो ये दे नहीं सकता, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हम बनाना सीखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो कोई भी आप देखते हैं, कोई भी एक तत्व लेते हैं हम और इसका बनाते हैं। जैसे मान जाए मैंने जिंक उठा लिया, ठीक, जिंक पर क्या है 2 प्लस चार्ज है और मैंने इसी में से मान जाए कि आयोडीन को ले लिया, आई पर क्या है माइनस चार्ज, ठीक। अब हमको बनाना, देखो धातु का जो नॉमेनक्लेचर होता है, अब पहले जो क्या होता है, जो धातु होता है उसका नाम वही होता है जो धातु का नाम होता है। यानी कहने का मतलब अगर जिंक है तो आप उसको जिंक ही लिखेंगे, तो जिंक लिख दिया। और जब कभी भी अधातु का नाम लिखा जाता है और वो सेकेंड पोजीशन पर हो तो हमेशा उसका नाम आइड फॉर्म में बोला जाता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोलेंगे। हमेशा कहीं पर भी हो उसको हम आइड फॉर्म में ही बोलते हैं। बहुत जगह पर जैसे कुछ जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जैसे प्रीफिक्स की तरह यानी कि यूज करते हैं तो उसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो इस प्रकार से बोलते हैं, तो उस टाइप का वो अलग है। हम जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो कभी भी अगर नॉन मेटल्स है या तो नॉन मेटल्स अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो अगर जो सेकेंड पोजीशन वाला अधातु है उसका नाम हमेशा क्या रहेगा, आइड फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो जैसे मेरे पास क्या है, जिंक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो ये मेटल्स का नाम है उसको आप सबसे पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद इसका नाम बोलेंगे, उसका नाम नॉमेनक्लेचर हो जाता है। जैसे मेरे पास जिंक है, बोल दिया आयोडाइड, जिंक आयोडाइड का सूत्र बताओ, तो मैंने लिख दिया जिंक आयोडाइड, ठीक। अगर बोल दिया पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम क्लोराइड, आप लिख दो पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड क्या है और इसका सूत्र कैसे बनता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक आयोडाइड का पहले देख लेते हैं, तो जिंक पे 2 प्लस है, यानी कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। आयोडीन पर क्या है माइनस चार्ज, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। हमको बनाना है जिंक आयोडाइड का ही कंपाउंड बनाना है और कोई तत्व लेकर आना नहीं है, यानी जिंक चाहिए और आयोडीन चाहिए। तो जिंक आयोडीन ये देना चाहता है 2 और 1 लेना चाहता है 1, केवल आई। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 आयोडीन और ले लेंगे, चलिए 2 देगा और 1 आयोडीन ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से ये जिंक आयोडाइड का सूत्र बन जाएगा। क्या हुआ कि जब कभी भी कंपाउंड्स बनता है तो उसके आगे ना लिख के हम कहाँ लिखते हैं, ऐसे ZnI2। अगर वो 2 कंपाउंड्स है मतलब 2 तत्व है तो उसको हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ZnI2, ये मेरे पास जिंक आयोडाइड का सूत्र हुआ। अगर मान लो पोटेशियम क्लोराइड है तो K पर प्लस चार्ज होता है और क्लोराइड पर क्या होता है माइनस चार्ज होता है। तो अब देखो यहाँ पर पोटेशियम 1 देना चाहता है और क्लोरीन 1 लेना चाहता है, यानी कहने का मतलब इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा KCl, क्या हो गया पोटेशियम क्लोराइड हो गया। यानी कि इसको चार्ज कितना रहा है 1 है और ये देना कितना चाहता है 1 है, तो उसका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना।
अगर आपने यहाँ पर लिख रहे हो कोई चीज, इसका मतलब है कि जो जिंक आयोडाइड है वो कितना है, वो 2 मॉलिक्यूल्स उसके बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, ठीक है ना। एक इस प्रकार से क्या हो गया, जिंक आयोडाइड, एक जिंक आयोडाइड जो कंपाउंड यौगिक होगा उसका सूत्र हो गया, और ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, ये अणु हो गया। तो अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसके बारे में जैसे मान जाए कि ऐसे समझे कि जो सोडियम का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा, परमाणु से मिल मिल के बना होगा, और रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु ही भाग लेता है, ठीक है ना। जिंक आयोडाइड में क्या है आपके पास, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, यानी मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा। चाहे वो मान जाए कि समान अवयव होता तो हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया I2, ये भी क्या है, अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल्स है। अगर केवल I लिखा तो ये परमाणु, ठीक है ना, यानी कि एक परमाणु की बात हो रहा है। अगर सिंबल I है, अगर I2 है तो एक अणु की बात हो रही है, ठीक। ZnI2 है तो एक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, किसकी, जिंक आयोडाइड के, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्राम या फिर मोल या कुछ भी आप लेते हैं तो अलग है, उसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी का भी किसी के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया मुझे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में बनाओ, तो कैल्शियम आपके पास है 2+ ऑक्सीजन पर 2- ये 2 देना चाहता है, ये 2 लेना चाहता है, तो इसका बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम यानी कि जो हमारे पास इसका नाम कैल्शियम है, ऑक्सीजन सेकेंड पोजीशन पर, इसका नाम ऑक्साइड, ठीक। मान लिया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज, 2- चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एल्युमिनियम 3+ देना चाहता है, ऑक्सीजन कितना लेना चाहता है, 2 लेना चाहता है, क्योंकि इस पर 2- चार्ज है, लेकिन इसे एक बच जा रहा है, इसका एक चार्ज। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, या तो एल्युमिनियम को बढ़ाएं तो ऑक्सीजन को, कमी किसकी है, ऑक्सीजन की, तो हम एक ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 माइनस हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, और 3, जब तक ये जितना देगा ये उतना नहीं ले लेगा तब तक हम इसको बैलेंस करेंगे। तो 2- हो गया, 2- हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, ये 3+ हुआ, यानी 1- अभी ज्यादा है। तो कहने का मतलब एल्युमिनियम एक और हम ले लेंगे। जब भी कोई तत्व लेंगे उसका चार्ज भी उतना रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम एक कुछ और ले सकते, नहीं। इतना हो गया, अब 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 दे रहा है, चलिए ले रहा है, तो एक ऑक्सीजन को अगर हम और ले लें तो क्या हो जाएगा, O2 पर माइनस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम का है 2 है तो Al2 लिख दिया, ऑक्सीजन कैट है तो 3 हो गया, ठीक। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ऊपर का होता है उसको हम उसका 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा 2 एल्युमिनियम, यानी कि 6 चार्ज प्लस लेना और 6 माइनस लेना है। तो 6+ के लिए हमको कितने एल्युमिनियम की जरूरत होगी, 2, और 6- के लिए हमको 3 ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इस प्रकार से हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। या तो इसको शॉर्ट वे में अगर हम कहें तो चार्ज लिखो, अगर चार्ज क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, डिफरेंट है, यानी कि ये चार्ज इस पर अलग है मतलब नंबर में, और ये अलग है, तो इसका वाला इस पर आ जाएगा, यानी कि ये चार्ज ऐसे हो जाएगा Al2 और O चला जाएगा O3। एक्चुअली में जो होता है प्रोसेस ये होता है, और इसको शॉर्ट वे में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ही नाम होगा इसका, ऐसा नहीं कि कुछ होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाएगा, तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम 3 है, ऑक्सीजन पर 2- है, तो Al2O3। इसी प्रकार से किसी का भी बना सकते, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, या बोल दिया सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर 2- है, ठीक। अब सोडियम 1 दे रहा है, इसको 2 चाहिए, तो सोडियम की संख्या हम एक और बढ़ा देंगे, यानी कहने का मतलब अगर इस प्रकार देखें इस पर 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी A2, ठीक। ऑक्सीजन इस पर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, तो खुद ही एक परमाणु को दर्शा रहा था, यानी 2O, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। इस प्रकार से आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो मल्टीवैलेंट होते हैं, यानी कि वैलेंट मतलब संयोजकता होती है, जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, यानी कि उस पर ज्यादा चार्ज होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसमें से हमने कुछ मेटल्स को लिखा है जिस पर क्या होते हैं कि 2 चार्ज होते हैं, यानी कि प्लस में। तो जैसे मेरे पास आयरन है, इसमें +2 भी होता है और +3 भी होता है। इसी प्रकार से प्लम्बम है यानी लेड है, तो लेड पर क्या होता है, +2 और +4 चार्ज होता है, ठीक है ना। इसके बाद 3 है, स्टेनम है, उस पर भी +2 +4 चार्ज होता है, 2 थे।
Hg है यानी कि मरकरी है, इस पर क्या होता है +1 और +2 चार्ज होता है। कॉपर है उस पर क्या होता है +1 और +2 चार्ज होता है। तो अब इसका नाम कैसे हम कर सकते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होता है कि जब चार्ज, देखो ये वाला कम है, ये क्या है ज्यादा है, ठीक है ना, तो कम और ज्यादा है तो ऐसे लिखते हैं हम, जैसे ये वाला है तो इसको हम OUS, जैसे इसमें हम आइड जोड़े हुए हैं उसी तरह इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ देते हैं अस जोड़ते हैं, इसमें क्या लास्ट में जोड़ते हैं इक जोड़ देते हैं, अगर ये वाला है तब। जैसे बोल दिया कि हमको कॉपर ऑक्साइड चाहिए, ठीक है ना, अब कॉपर ऑक्साइड चाहिए तो कॉपर पर तो 2 ठे चार्ज है, एक +B है और 2+B है, दोनों चार्ज है, कॉपर पर +B है और 2+B है। तो अब मुझे कॉपर ऑक्साइड चाहिए, तो कॉपर ऑक्साइड के लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड, ठीक। लेकिन से अब इसमें 2 थे तो दोनों में आप क्या लेंगे, दोनों क्या होंगे प्रॉब्लम देंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि ऐसे लिखते हैं कॉपर, अगर इस वाले को लेना है तो फर्स्ट ऑक्साइड, ऐसे क्वेश्चन में लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, इसका मतलब कि कॉपर पर प्लस चार्ज वाला लेना है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं Cu और O2-, यहाँ पर +2 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा Cu2O। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये है कि अस और इक लगा के, तो अस और इक लगा के का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका हम ये वाला नाम लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्यूप्रम है तो क्यूप्रम में क्या लग जाएगा अस, अगर प्लस वाला है, अगर इसका नाम और भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे UM है तो यहाँ पर हटा के क्या लिख जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्या बोला जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सूत्र हो जाएगा Cu2O, ठीक है ना, ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया, यानी कहने मतलब कम चार्ज लेंगे तो अस जुड़ेगा और ज्यादा चार्ज लेंगे तो इक जुड़ेगा। अगर बोल दिया क्यूप्रिक ऑक्साइड चाहिए तो क्या हो जाएगा CuO, ये हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर क्यूप्रस बोल दिया तो भैया यहाँ पर प्लस चार्ज, क्यूप्रिक बोल दिया इक आ गया यानी कि इस पर 2+ चार्ज। यानी कभी भी अगर अस और इक की बात होती है तो जब ज्यादा चार्ज होंगे तो इक लगेगा और कम चार्ज होंगे, कम आयंस होंगे तो क्या होगा अस लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास क्या है आयरन है, तो आयरन पर 2+ और 3+ है, ठीक। अब देखो ये जब कभी भी प्लस वाले होते हैं वो निगेटिव के साथ ही कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लस के साथ प्लस है, क्योंकि दोनों देना चाहते हैं और कोई लेने वाला होगा तभी। ये हमेशा अधातु के साथ निगेटिव वाले हमेशा पॉजिटिव वाले को फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं और निगेटिव वाले को कहाँ रखते हैं सेकेंड पोजीशन पर हमेशा रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आयरन है, आयरन +2 है और +3 है। तो अगर मुझे बोल दिया कि फेरस ऑक्साइड, देखो यहाँ पर आयरन से नहीं मतलब, अगर सेकेंड और थर्ड अगर लगाते हैं तो आयरन लिखेंगे, यदि अस और इक लगाते हैं तो क्या लगाएंगे इसका नाम लेंगे, इसलिए इसको लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि प्लम्बम है तो इसका क्या हो जाएगा प्लम्बस हो जाएगा या तो प्लम्बिक हो जाएगा। इसी तरह फेरम है तो फेरम का क्या हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड में क्या हो जाएगा कि 2+ और 3+ होता है, तो 2+ वाला यूज करेंगे। अगर फेरस बोल दिया तो फेरस ऑक्साइड O2- पे क्या हो जाएगा इसका नाम FeO हो जाएगा, ठीक है ना, या तो Fe2O2 लिखा जाता है इसका कंपाउंड नेम में, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। यदि आप 3+ वाला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 3+ और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा 2-। तो अब ऑक्सीजन की संख्या जैसे एल्युमिनियम वाला था वही स्थिति है, तो Fe क्या हो जाएगा 2O3, ये क्या हो जाएगा मेरे पास फेरिक ऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं और रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। हमेशा जो होता है धातु का वही नाम जो तत्व का नाम होता है और अधातु का हमेशा आइड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर उसकी वैलेंसी 2 है तो अगर छोटा वाला अगर ले रहे हैं चार्ज ले रहे हैं तो इस वाले नाम में यानी कि जिससे ये बने हैं सब, यानी कि जो आयरन है जैसे Fe है तो Fe सिंबल है आयरन का, आयरन का अगर हम लेना चाहते तो आई ले लेते सिंबल, जैसे कि ज्यादातर जो तत्वों का सिंबल्स है वो उसके नाम के पहले अक्षर का लिया गया है। लेकिन से अगर आयरन का आई ले लिया जाता तो आयोडीन बना हुआ है, IR ले लेता तो हमारे पास क्या इरिडियम है। लेकिन से इसीलिए क्या हुआ कि कुछ इसके ग्रीक वर्ड्स थे जिसके उसके पहले अक्षर ले लिए गए, जैसे मेरे पास Fe है तो फेरम से लिया गया है,
प्लम्बम है तो मतलब प्लम्बम से क्या लिया गया है, पीवी यानी लेड शीशा होता है। इस प्रकार से ऐसे है। स्टेनम है 3 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हाइड्रोजियम है यानी मरकरी यानी एचडी यहाँ से लिया गया है। क्यूप्रम से Cu लिया गया है, ठीक है ना, कॉपर का। तो ये सब क्या है उसके ग्रीक वर्ड्स हैं और उससे क्या लिए गए हैं, अक्षर लिए गए हैं। क्योंकि डबलेट हो जाता है आयरन का, इसलिए यूनिक होना चाहिए, किसी एक तत्व का सिंबल केवल एक का होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे लिए गए। तो इसके जो जहां से ये वर्ड्स लिए गए हैं मतलब कि सिंबल लिए गए हैं, उन वर्ड में अस और इक लगाते हैं, ठीक है ना। अगर वो नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, थर्ड फोर्थ की बात करेंगे, उसमें रोमन नंबर वाला आप लिख सकते हैं। मेटल का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फोर्थ रहेगा वो, फिर उसके बाद आइड फॉर्म किसी का अधातु का लिख के बना सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से किसी का भी किसी के साथ, जैसे एल्युमिनियम का है, हम आयोडीन के साथ बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, एल्युमिनियम 3+ और आयोडीन क्या है माइनस है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा Al(I3) हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3+ दिया, इसके बाद माइनस 3 आयोडीन रहेगा तो उसका हो जाएगा, इसका नाम एल्युमिनियम आयोडाइड। यानी कि किसी का भी, अगर किसी ने कहा कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, तो कैल्शियम 2+, क्लोरीन पर माइनस, यानी कि 2 प्लस देगा, तो यानी कि आयोडीन की संख्या, क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा CaCl2। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इसका सूत्र किसी ने पूछ दिया तो भैया Mg पर 2+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2- होता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से बनने वाले कंपाउंड्स। अगले वाले में हम पॉलीएटॉमिक्स लेकर आएंगे, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक्स जैसे कि मेरे पास क्या है कि सोडियम सल्फेट हो गया, तो यानी A2SO4 हो गया। एल्युमिनियम फास्फेट अगर बोल दिया तो क्या होता है AlPH4 होता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम फास्फेट हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। बहुत सारे मेटल्स से और पॉलीएटॉमिक साइंस से बनते हैं। तो पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। इस पर आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये याद जल्दी नहीं होते हैं, इस पर आप कंपाउंड जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा ये तैयार होंगे। देखेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड, यानी कम से कम 100 से ज्यादा ही कंपाउंड आप बना सकते हैं, उसके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये इसी बेस पर अगर आप इसको याद कर लेते हैं, बढ़िया से बना लेते हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। क्योंकि नामा नहीं पता होता है, हम रसायन विज्ञान में कुछ चीजें लिखाई जाती है, बोल दिया जाता है कि इस चीज का प्रयोग किया गया है, सोडियम क्लोराइड का यूज करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखना है, हम सूत्र ही नहीं लिख पाते हैं और जान भी नहीं पाते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको आप करेंगे। इसी की सीरीज अगली रहेगी अगले क्लास में और उसको हम देखेंगे, ठीक है।